नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की खबरों के साथ में। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में 3 हिंदुओं की हत्या वहां पर हो चुकी है। इस साल की बात करें तो इस साल अब तक 18 टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। लिहाजा अब मोर्चा अमित शाह और अजीत डोभाल ने संभाल लिया है। लिहाजा यह तय है कि अब जो टारगेट किलिंग आतंकी कर रहे हैं उन आतंकियों की खैर नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी चुन चुनकर कश्मीरी पंडित, गैर कश्मीरी हिंदुओं और वतन परस्त मुस्लिमों की हत्याएं कर रहे हैं। 3 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। इस साल अब तक 18 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। एक के बाद एक इन घटनाओं से 90 के दशक के भयावह दौर की यादें भी ताजा हो चुकी हैं। घाटी से एक बार फिर बचे खुचे कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे दिन उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। सरकार ने टारगेट किलिंग कर रहे आतंकियों से निपटने के लिए एक पुख्ता प्लान की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सफाई के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन तेज किया है। इसके अलावा 2019 में आर्टिकल 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ स्थानीय स्तर पर उठती आवाज से आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में वे टारगेट किलिंग कर रहे हैं। 3 दिनों में ही 1 कश्मीरी और 2 गैर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। मंगलवार को आतंकियों ने कुलगाम में रजनी बाला नाम की एक सरकारी टीचर की स्कूल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार को कुलगाम के ही अर्रेह गांव में आतंकियों ने इलाकाई देहाती बैंक के बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी, जो राजस्थान के रहने वाले थे। कुमार की हत्या के कुछ घंटे बाद ही बड़गाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों पर भी हमला कर दिया। हमले में दिलखुश कुमार की मौत हो गई। वो बिहार के वैशाली के जंदाहा के रहने वाले थे। पिछले महीने ही आतंकियों ने तहसील परिसर में घुसकर क्लर्क राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विजय कुमार की हत्या के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल के साथ बैठक की। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए शाह की एलजी मनोज सिन्हा के साथ शुक्रवार यानी कि आज बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उन्होंने एनएसए के साथ मीटिंग कर एंटी टेरर स्ट्रेटजी पर चर्चा की। टारगेट किलिंग में ज्यादातर वे आतंकी शामिल हैं जिनको पहले का कोई आपराधिक जिनका रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उन सब ने किसी टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली है। ये हाइब्रिड आतंकी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इससे निपटने के लिए रणनीति बनी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे अदृश्य हाइब्रिड आतंकियों पर फोकस करेगी। दूसरी ओर सुरक्षा बल उन आतंकियों पर फोकस करेंगे जिनकी पहचान हो चुकी है, जो पाकिस्तानी हैं या फिर वे स्थानीय युवा जो सोशल मीडिया पर ऐलान करके आतंकवाद में कदम रख रहे हैं। आतंक का जो नया पैटर्न है वो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने भी रणनीति बदली है। आतंकी अब छोटे मोटे अपराध या फिर बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले स्थानीय युवाओं को लालच देकर भर्ती कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि मास्क पहना आतंकी बैंक मैनेजर के केबिन के गेट पर थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, फिर वो कदम पीछे करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर बैंक मैनेजर के केबिन के गेट पर आता है। आतंकी अपने बैग से पिस्टल निकालता है और काम में मशगूल बैंक मैनेजर पर दनादन 2 गोलियां दागकर फरार हो जाता है। तो जो तरीका आतंकियों ने हमले का बदला है, जो स्थानीय युवाओं को वो बरगला रहे हैं, जिस तरह से उन्हें इसमें मशगूल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जो ये नया पैटर्न अपनाया है वो कहीं ना कहीं चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, अजीत डोभाल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो इतना तो मानिए कि जो टारगेट किलिंग की वारदातों को आतंकी अंजाम दे रहे हैं उनकी अब बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी प्लान तैयार कर लिया है।
तो चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज कर ली है। दरअसल इस उपचुनाव में सीएम धामी की किस्मत के साथ साथ प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी और अब इस जीत के साथ उन्होंने खटीमा से मिली हार का दाग भी धो दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कुर्सी बचा ली है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल की है। उन्होंने रिकॉर्ड 54,000 वोटों से कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को हरा दिया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा सकी। इस जीत के साथ ही जहां पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कुर्सी बचा ली है, तो खटीमा मिली खटास भी उन्हें जो मिली थी वो दूर हो गई है। लगातार दूसरी बार बीजेपी को सत्ता में लाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत के बाद खुद को साबित भी कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि बीजेपी आलाकमान ने जो फैसला लिया था पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो बिल्कुल सही लिया था और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कुर्सी यहां पर बचा ली है। निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने उम्मीदवार जरूर बताया था, लेकिन पहले से ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहां पर पुष्कर सिंह धामी की आसान जीत होगी और जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 54,000 वोटों से जीत एक बड़ी जीत मानी जाती है। कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी हैं। तो आप ऐसे में उस इलाके में किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी सरकार को आप एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर भरोसा जताया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है और ये भरोसा जो जनता का है ये अब पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है। उनके कंधों पर अब जिम्मेदारी बड़ी होगी। जिम्मेदारी उत्तराखंड में विकास की बयार को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस बात की जिम्मेदारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, इस बात की जिम्मेदारी। तो अब इन जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और जो मुख्यमंत्री बदलने का ट्रेंड उत्तराखंड में लगातार देखने को मिलता रहा है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन कहते हैं कि उत्तराखंड में जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया वो बहुत बड़ी बात होती है और ये हमें देखने को भी मिला है। बहुत कम ही मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो अब ऐसे में ये उम्मीद अब जरूर जताई जा रही है कि वो 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे, लेकिन अब जो जिम्मेदारियां उन पर हैं देखना दिलचस्प होगा कि उन जिम्मेदारियों का निर्वहन वो किस तरह से करते हैं। बुलेटिन में बात सिद्धू मूसेवाला की भी कर लेते हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। पंजाब में सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी विधायक जब सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचने की कोशिश उन्होंने की तो उन्हें ग्रामीणों ने भगा दिया। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि भगवंत मान खुद परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और परिवार वालों को ढाढ़स उन्होंने बधाया है। तो पंजाब में सियासत उबाल लेती हुई नजर आ रही है। लोगों में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा जो कम करने का फैसला लिया गया था उसको लेकर के लोगों में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। घटना के बाद मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के वरिष्ठ नेता पहुंचे, लेकिन आपके भगवंत मान के देर से पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिद्धू के गांव पहुंचे तो लोगों ने वहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और बड़ी मुश्किल से भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर तक पहुंच सके। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली शुक्रवार को सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे थे, जिन्हें विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा। उसके कुछ देर बाद भगवंत मान पहुंचे तो लोगों ने विरोध किया। गांव वालों का कहना था कि एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली गई थी। भगवंत मान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि अगर मूसेवाला की सुरक्षा वापस नहीं ली जाती तो ये घटना न होती। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू के परिवार को पूर्ण न्याय का आश्वासन दिया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़, अरविंद खन्ना भी मूसेवाला के परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी गुरुवार को मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मूसेवाला की हत्या के बाद पहली बार आप सरकार के मंत्री गायक के परिवार से मिलने मानसा पहुंचे। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, आज मैंने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। मैंने मूसेवाला के पिता को भरोसा दिलाया कि हम सच को सामने लाएंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम दुख के इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला के परिवार को पंजाब पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए पिता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनके बेटे की हत्या में केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि एक सक्रिय कांग्रेसी थे जो पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, इसलिए उसकी हत्या के मामले में कोई साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि बुधवार को इस मामले में पहले ही एक विशेष जांच दल तैनात कर दिया गया है, लेकिन मारे गए गायक के पिता ने केंद्रीय एजेंसी से भी जांच का अनुरोध किया है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी और अब प्रियंका गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन लोगों से टेस्ट करवाने की अपील भी प्रियंका गांधी ने की है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी वापस दिल्ली लौट आई थी और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं देश में अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। जो मामले 2000 और 2000 के आसपास नजर आ रहे थे, अचानक से उनमें एकाएक वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4041 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली में एक बार फिर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सक्रिय केस में बीते 24 घंटे में 1668 की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 21,177 हो गए हैं। बीते कुछ दिनों में नए संक्रमित और सक्रिय केस लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक दैनिक केस में तेजी से बढ़ोतरी नजर आई है। इस दौरान 10 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 43,168,585 पर पहुंच गई है। वहीं कुल मृतक संख्या भी बढ़कर 5,24,651 हो गई है। सक्रिय केस में भी बीते 24 घंटे में बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़कर 21,177 हो गए हैं। बीते दिनों में नए संक्रमित और सक्रिय केस लगातार बढ़े हैं। गुरुवार को देश में कोरोना के केसेस 35.2% बढ़े थे। गुरुवार सुबह 24 घंटे के जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके मुताबिक 3,712 नए केस मिले थे और 5 लोगों की मौत हुई थी। कोविड के नए मामले ज्यादातर केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक में मिल रहे हैं। नए केसों में से 80% से ज्यादा सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों में मिले हैं। बात मुंबई की करें तो मुंबई में 17 दिनों बाद कोविड से मौत का मामला सामने आया है। मुंबई के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। पुणे में भी संक्रमण तेज हो रहा है। चेन्नई और बेंगलुरु समेत देश के कई प्रमुख शहरों में संक्रमण बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा कि मुंबई की संक्रमण दर बढ़कर 6% हो गई है, जबकि राज्य की 3% है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि अगर मुंबई में केस बढ़ना जारी रहे तो मास्क एक बार फिर अनिवार्य किया जा सकता है। बुलेटिन के आखिर में बात मंकी पॉक्स की भी कर लेते हैं। दरअसल मंकी पॉक्स को लेकर अपने दिए बयान से WHO पलट गया है। WHO ने बयान जारी कर ये कहा है कि मंकी पॉक्स को नियंत्रित करना अनिश्चित है। 30 देशों तक ये फैल चुका है। तो मंकी पॉक्स संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है, यह दावा करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने बयान से पलट गया है। संगठन ने कहा कि ये करीब 30 देशों में फैल गया है और 550 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। अब यह कहना मुश्किल है कि इस वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है या फिर नहीं। WHO के अधिकारियों ने पहले कहा था
कि मंकी पॉक्स का प्रकोप एक नियंत्रण योग्य स्थिति में है और सामूहिक रूप से दुनिया के पास इस प्रकोप को रोकने का एक अवसर है। डब्ल्यूएचओ के यूरोप कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर हैंस क्लूज ने कहा, हमें अभी तक नहीं पता है कि क्या हम इसके फैलाव को पूरी तरह से रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के मामले में कोविड-19 के प्रतिबंधों के पैमाने की नकल नहीं की जानी चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारियों को खतरे को कम करने के लिए महत्वपूर्ण और तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। क्लूज के मुताबिक पश्चिमी और मध्य अफ्रीका से शुरू हुआ मंकी पॉक्स का प्रकोप अब इसके बाहर तक फैल गया है। सबसे बड़े और भौगोलिक रूप से इस वक्त यूरोप इस प्रकोप का केंद्र बना हुआ है। क्लूज ने कहा, अब हमारे पास इस तेजी से विकसित हो रही स्थिति की तेजी से जांच और नियंत्रण करने के लिए एक साथ तेजी से काम करने का एक महत्वपूर्ण मौका है। मामलों की आज तक की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मंकीपॉक्स का प्रकोप बड़े पैमाने पर यौन गतिविधियों के जरिए से भी फैल रहा है। संक्रमित होने वालों में मुख्य रूप से पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष शामिल हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या मंकीपॉक्स वायरस वीर्य या योनि के तरल पदार्थ के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। तो अब मंकीपॉक्स सरदर्दी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जो डब्ल्यूएचओ पहले ये कह रहा था कि इसे नियंत्रण योग्य स्थिति इसकी है, वो भी अब अपने बयान से पलट गया है। तो मंकीपॉक्स के अगर मामलों की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 30 से ज्यादा देशों में यह फैल चुका है और पहले जो डब्ल्यूएचओ ने यह कहा था कि नियंत्रण योग्य स्थिति में अब यह है, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ बयान से पलटा है। डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि इस पर नियंत्रण किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, यह अनिश्चित है। लेकिन इस वक्त जो मौका है वो ये है कि जल्दी से जल्दी जांच हो, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ आगे कहा जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि जो मंकी पॉक्स दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से फैला था, अब वो कितनी सरदर्दी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन एशिया में क्या इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।